हुई होगी कुछ कुछ बच्चों को। तो और मुझे तुम्हारा सारा सही गया या गलत है? दो डाउट। दो डाउट है इसमें से, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, देख लो जिसने सही भी करा है, देख लो कि आपको कंसेप्ट कितने दूर सही है और आपने कितना सही करा है। कई बार क्या होता है, करते करते भी हमारा, कई बार हम गैस भी डालते हैं ना, वो सही लग जाता है। तो देख लेते हैं क्या क्या कैसा है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में रीड आउट कर रही हूँ, देख लेते हैं। अगर आज नहीं हुआ तो मैं, नहीं तो कल आपको करा दूंगी। कल तो वैसे भी अपनी क्लास है शाम को, मैम बट आज मेरा की क्या प्लान क्लास था। आप मैम 10 सवा 10 बजे तक खत्म हो जाएगी? हाँ हाँ हाँ, आराम से, क्योंकि मुझे भी खत्म करनी है ना। 8:30 से हमने स्टार्ट करा, 8:40 को भी हमने मान लो स्टार्ट करा है, तो हो जानी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो भी रहेगा कल दूंगी। और अगर ये डन हो जाता है तो आज फिर एक पेपर अपलोड कर दूंगी। आपके पास टाइम तो है नहीं कि हम वेट कर करके करेंगे, तो आज फिर डाल दूंगी, दे देना। ठीक है, ओके। और आपके लिए थोड़ा सा 11th बच्चों को भी फास्ट करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, उसके लिए उनके लिए भी अच्छा है ये। Question number 21. If the density of air at 298 Kelvin and 101.325 kilopascal is 1.161 kg per meter cube, then assuming air to behave like an ideal gas, the average molar mass of air. अच्छा, कौन सी फॉर्मूला डाला आपने एवरेज मोलर मास यूज करने के लिए? आपको मोलर मास एवरेज पूछा गया है यहाँ पे, तो आपने कौन सी फॉर्मूला डाल के एवरेज मोलर मास आपने निकाला है? मुझे कौन बताएगा किसका सही है? जिसका सही है अगर आपके पास आइडिया है तो मुझे दो। सब कुछ डाटा मिला हुआ है, डेंसिटी वगैरह मिला हुआ है, आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, कौन सा फॉर्मूला डालोगे आप? मैम P इज इक्वल टू DRT बाय M। तो हम M को इस तरफ अगर ले लेंगे तो DRT बाई P का फॉर्मूला हम डालेंगे। मुझे मांगा गया है मॉलिक्यूलर मास, मैं सिंपली P को यहाँ पे लेके M को इस तरफ मैंने ले लिया है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे डाला जाएगा। ठीक है, और आप अगर, अब मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर PV इज इक्वल टू NRT लिख देते हो, आपको सारे फॉर्मूला इसी के अंदर से मिलेंगे, सारे फॉर्मूला इसी के अंदर से मिलेंगे। और कुछ कुछ है जो एक्स्ट्रा है, क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वगैरह है, और आपका जो वेलोसिटीज है वो थोड़ा डिफरेंट जाते हैं। अदरवाइज सारे जो फॉर्मुलेस वगैरह, काफी सारे फॉर्मुलेस यहाँ से आएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, और मैंने 11th के बच्चों को सीबीएसई की क्लास में, अभी के लिए बोल रही हूँ मैं, उनको डिफ्यूजन लॉ नहीं पढ़ाया था, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने अपने आप पढ़ लिया है और उसको आता है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी बहुत सिंपल कंसेप्ट है। बट सीबीएसई में नहीं है इसलिए मैंने नहीं करवाया था। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल, कुछ है नहीं, 2-4 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं बस, और कुछ नहीं उसमें, बहुत सिंपल है। इनफैक्ट उसको सीबीएसई में भी देना चाहिए, कुछ है नहीं उसमें ज्यादा। क्लियर है ना? अच्छा, m इज इक्वल टू DRT बाई P पुट करो और आप निकाल दो। तो मुझे अब बताओ किस किस ने फॉर्मूला डाला है और स्टिल आंसर नहीं आया आपका? बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम फॉर्मूला भी डाल देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सी यूनिट हम डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे आप प्लीज थोड़ा सा बता दो यहाँ पे, प्लीज प्लीज, कोई एक मुझे बता दो खाली, डी के बजाय में क्या डालूंगी प्लीज? डी मुझे मिला है, हाँ, डी मुझे मिला है 1.161 kg पर मीटर क्यूब मिला है। तो मैं क्या डालूंगी? मैम इंटू 10 टू द, मैम जितना मिला है उसको इंटू 10 टू द पावर 3 कर देंगे। इंटू 10 3 कर दोगे? हाँ, तो क्या हो जाएगा उसमें? क्यों मैम? बोलो। मैम तो वो ग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। नहीं नहीं, हमें ग्राम पर मीटर क्यूब नहीं चाहिए। अगर हमें केजी पर मीटर क्यूब चाहिए तो मुझे पास्कल चाहिए। देख लेना एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, किसमें डालना है एक बार चेक कर लेना। अगर केजी के साथ मीटर ठीक है, केजी अगर एसआई यूनिट को मैं देखूंगी तो केजी पर मीटर क्यूब फाइन, इट्स गुड। अगर मुझे सीजीएस में लेना है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाना पड़ेगा।
ऊपर भी चेंज करना है और नीचे भी चेंज करना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, और मुझे मांगा गया है मोलर मास इन ग्राम पर मोल मांगा गया है, ध्यान रखना आपको मांगा गया है ग्राम पर मोल। अच्छा, मैं क्या करती हूँ ना, मेरे पास सारे सीजीएस यूनिट पड़े हुए हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं सिंपल सीजीएस एसआई यूनिट को लेके पहले मोलर मास निकाल देती हूँ, जो कि केजी पर मोल में निकलेगा। अगर मैं एसआई यूनिट यूज करूंगी यहाँ पे, तो मोलर मास जो आएगा वो केजी पर मोल में आएगा। उसके बाद फिर मैं उसे ग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर दूंगी 1000 मल्टीप्लाई करके। ये इस क्वेश्चन के लिए इजियर मेथड। सबसे पहले जो गिवन है, एक यूनिट आपको छांटना है जिस यूनिट में आपको निकालना है। उसके बाद फाइनली आप उसे फिर डिवाइड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सबसे पहले देखो, मुझे यहाँ पे मिला हुआ है डेंसिटी मिला है 1.161 kg पर मीटर यूनिट है। सो लेट्स मी राइट इट हियर 1.161 kg पर मीटर रख दिया है डेंसिटी को, kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आर है। अच्छा, आर के वैल्यू, बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रेशर को पास्कल में लिया है, पास्कल एसआई यूनिट है, पास्कल इज अ एसआई यूनिट, बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रेशर को किलो पास्कल में दिया है, तो फिर मैं 1000 मल्टीप्लाई करके इजीली पास्कल हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। अगर मैंने पास्कल में ले लिया है तो मुझे लेना पड़ेगा 8.314 लेना पड़ेगा, जो कि जूल में आता है, एसआई यूनिट, ठीक है। ओके, ये वाला आ गया मेरा। अच्छा, साथ में टेम्परेचर को तो मुझे केल्विन में लेना पड़ता है, तो डायरेक्टली केल्विन में हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय हम कर लेते हैं। अच्छा, एवरीथिंग इज डन हियर। मुझे यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब मिला हुआ है पास्कल के लिए। अच्छा, नीचे प्रेशर डालना है। प्रेशर मुझे मिला है 101.325 किलो पास्कल मिला है, मुझे पास्कल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैंने केजी पर मीटर क्यूब रख दिया। यहाँ पे जो एसआई यूनिट का जो वैल्यू है, आपका आर का जो वैल्यू है जूल के लिए, वो मैंने डाल दिया। बाकी सब कुछ लिख दिया है। ये किलो पास्कल में था, मैंने पास्कल कर दिया है, ये भी एसआई यूनिट है। अब लिखने के बाद आंसर आएगा यूनिट, इसका यूनिट कौन सा बनेगा? इसका यूनिट क्या बनेगा? यस, मोलर मास है। मोलर मास किसमें आएगा? एसआई यूनिट में, केजी मोल में आएगा। SI यूनिट डाला है ना, तो मेरा 100% केजी पर मोल में आएगा। मैम मैंने आपको अब नोट्स भेज दिए स्टेट्स ऑफ केजी मैटर पर मोल को मुझे मांगा है, मोल में मांगा गया है, मेरा आंसर आ गया केजी पर मोल में। अब मैं क्या करूंगी, केजी पर मोल को ग्राम पर मोल करने के लिए 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्लियर ना? लास्ट ऑप्शन है, लास्ट वाला जो है, इसमें मैं 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगी। और अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये कट हो जाएगा, और आप आंसर भी चेक कर लो, ये है आंसर। तो यूनिट खैर छोड़ दो, यूनिट तो काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। कुछ कुछ टॉपिक है जिसमें यूनिट काफी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। क्लियर है? ओके, अच्छा। एक्सक्यूज मी हाँ, यस बोलो। मैम, मैंने नोट्स भेज दिया आपको। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू ओजस। मैं एक बार देख लूंगी तुमने मैंने क्या क्या पिछले साल आपको पढ़ा रखा है, वो एक बार देख भी लूंगी, पता चल जाएगा मुझे, ठीक है। और बाकी बच्चों को भी दे दूंगी। और वैसे मैंने सरोवर का नोट्स एक बार बच्चों को दे ही दिया है, उसमें भी मेरे ख्याल से ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है उस नोट्स में। सनोवर के नोट्स में आपने देखा होगा, जो 11th के बच्चे हो, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन मेरे ख्याल से उसने लिखा था। बाकी ज्यादा तो लिखा नहीं उतना ज्यादा, तो ओजस का मैं भेज दूंगी आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 डाउट है, एक बार देख लो बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिया है आपको। ये उस टाइम दिमाग यूज करना और सॉल्व करना। आपने सॉल्व करा 22? 22 किसी का डाउट नहीं है? हाँ, क्या हुआ, डाउट नहीं है? 22 किसी का डाउट नहीं है? नो मैम। कौन सा फॉर्मूला डाला? है जो बच्चे यहाँ पे हैं
मैं थोड़ा फटाफट एक बार फॉर्मूला लिखवाती हूँ, आप फटाफट से लिखो एंड कीप इट, आप इसे सेव करके भी रख लेना जो फॉर्मूला है। मुझे यहाँ पे डेंसिटी मिला हुआ है और डेंसिटी कब सबसे ज्यादा होगा नियॉन का। नियॉन जब बोल दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से उठा लेते हैं और डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT ले लेते हैं। यहीं से मैंने ले लिया है और आपको पूछा गया है कि नियॉन की डेंसिटी कौन से टेम्परेचर प्रेशर में हाईएस्ट होगा। इससे साफ दिख रहा है, नियॉन कह दिया मतलब ये कांस्टेंट हो गया और R तो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो आप इस दोनों को निकाल दो यहाँ से। तो ये क्या हो गया, D इज प्रोपोर्शनल टू P/T हो गया। दैट मींस D इज प्रोपोर्शनल टू P, सॉरी, अब अगर हम कांस्टेंट ले लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लेते हैं तो मान लो D इज प्रोपोर्शनल टू P एंड D इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। मतलब D जो है ये P के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन दिखाता है। यहाँ से मैंने उठा के ले लिया है, ठीक है। M और R तो कांस्टेंट है, मैंने उनको निकाल दिया, बाकी P और T के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है डेंसिटी नियॉन का कब सबसे ज्यादा होगा। अब चेक करो, अगर P सबसे ज्यादा होगा तो D ज्यादा होगा और T सबसे कम होगा तो D ज्यादा होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे P ज्यादा है और T कम है? मैम बी ऑप्शन, 0 बी डिग्री ऑप्शन है, सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर ये कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा, और 2 atm प्रेशर है, प्रेशर का ये ज्यादा है तो ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है ये है 0 डिग्री सेल्सियस है और 2 atm है, बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा 23 भी हो गया होगा, 23 डाउट नहीं है, बहुत अच्छा है, छोटे मोटे क्वेश्चन ठीक है। 23 सबके हो गए, डाउट नहीं है ना। अरे 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 अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने इसके हिसाब से आंसर्स लिखवा दिया है आपको। ओहो हो 24 तो फिर मैंने दूसरे तरीके से लिखा दिया है आंसर। ना ना ना, एक मिनट, देखो 24 कैलकुलेट करो, 24 का जो ये आंसर है ना, ये बुक का ये 24 का क्वेश्चंस मैंने खुद थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, तो 24 का आंसर से एक बार चेक करके मुझे मैम बताना फटाफट। मेरा 24 का आंसर 6 atm आया है। मैंने इसमें जो ये 22 है ना मैम, नहीं इसमें मैंने 1.5 ही आएगा। नहीं 1.5 24 का मैंने आंसर क्या 24 का मैंने आंसर क्या लिखवाया है आपको कि मैम 1.5 आ रहा है मेरा। 24 का आपने लिखा बी है, मैं 1.5 लिखा है। 24 का, अच्छा अच्छा मैं समझ गई है, समझ गई, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब चेंज कर दिया है ना इसको। मैम बोलो बोलो, एक मिनट हाँ। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, तो 24 का बी ऑप्शन आया है, 1.5 एटीएम आप सबका आया है या नहीं मेरा तो आया आ है? गया था मैम। 1.5 आ गया है ना, 1.5, ठीक है ठीक है, यस नहीं मैम। अब ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे ऑप्शंस के हिसाब से भी सही बैठ रहा है ये, ठीक है बहुत अच्छा। ठीक है एंड मैम 23 पूरा 24 टोटल प्रेशर 6 आया था। हाँ टोटल प्रेशर 6 आएगा, बहुत अच्छा। 23 24 किसी को डाउट अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। मैम मेरा है 23 24 है। मैम 22 में मैम मैंने मोलर मास और गैस कांस्टेंट लेके भी कर दिया था मैम, तो मैम वो लंबा हो गया था थोड़ा, तो मैम ऐसे कांस्टेंट ले सकते हैं। ऐसे सॉल्व नहीं करना, ऐसी चीजों को इतना सॉल्व नहीं करते हैं, ये तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, वहां पे बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, ये कांस्टेंट है नियॉन का, क्या लेना है, आर कांस्टेंट है, ओके मैम। ठीक है। हाँ तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 में डाउट किसी को नहीं है, आप सबने कर दिया होगा, बार बार आप करा चुकी हूँ, पार्शियल डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर यूज करके आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, देख लो फिर भी किसी को डाउट है तो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 में आपको टोटल प्रेशर मांगा नहीं गया है, आपको टोटल प्रेशर ऑफ ए एंड बी ओनली मांगा गया है। हम सी और डी का माइनस कर दिया, निकाल दिया। बस 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 निकाल के सी और डी का 4 है क्या, सी और डी का मैम माइनस कर एक दे। बार करा दो ना, मेरे को डाउट है वो वाला क्वेश्चन। हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ आस्था,
तुमने जो जैसे निकाला है ना, टोटल प्रेशर तुमने निकाला था 6 atm आया होगा, देख लो। हाँ मैम, मैंने टोटल एटीएम ही निकाल दिया है। तो 6 आया है ना। हाँ हाँ। हाँ, बट आपको आपको क्या करना है, आपको टोटल नहीं मांगा गया है, आपको खाली ए और बी का मांगा गया है। तो ए का पार्शियल प्रेशर निकालो, बी का पार्शियल प्रेशर निकालो, दोनों को प्लस कर दो। ओके मैम, मैं निकाल रही हूँ। बस पार्शियल प्रेशर से निकालते हैं ना मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर दो। ओके आपने मैम। 6 निकाल दिया है, उससे भी 6 तो निकालना ही पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर दो, ए निकल जाएगा। बी का निकाल देना, मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर कर देना, उसका बी निकल जाएगा, दोनों को प्लस कर देना सिंपली। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, सिंपल सिंपल तरीका है। हाँ, अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसी को डाउट है क्या? 25 तो मुझे नो थोड़ा मैम। ग्राम डाउट है। 25 डाउट? अच्छा, नो मैम, नहीं है। नहीं है, डाउट नहीं है क्योंकि सब लिखवाया है यहाँ पे। चलो, वैसे भी मुझे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपको मैंने करवाया नहीं है, तो मुझे नहीं पता है। बाकी 12th के बच्चों को तो पता है। यहाँ पे हमारे कुछ बच्चे हैं, मैं थोड़ा करा देती हूँ, थोड़ा एटलीस्ट लिख दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई चीज छूट जानी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस ये छोटा सा कुछ भी है नहीं मैम इसमें, मैम एक डाउट था। रिकॉल टाइप का आप बस ये कर लोगे तो हो जाएगा। हाँ बोलो। मैम पार्शियल प्रेशर और रेट ऑफ डिफ्यूजन मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या है पार्शियल प्रेशर और रेट ऑफ डिफ्यूजन मैम। नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। पार्शियल प्रेशर और रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रेशर के हिसाब से लेते हो ना, तो एक काम करते हैं ना, मैं सारा लिखवा देती हूँ, ये सारे फॉर्मूले आप एक बार नोट डाउन कर लो। आज एक्चुअली बहुत ठंड है, मैं सारा लिखवा देती हूँ, सारे आपको बता देती हूँ। अभी पूरा आप लिखो इसे, ज्यादा टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, छोटा सा दिन पेज आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हम चलते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूला है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि अगर बहुत सारी गैसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, और अगर मैंने सारे गैसेस को डिफ्यूज करानी है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनके जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डेंसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज। किसका? मान लो मेरे पास ए और बी दो गैसेस हैं, ठीक है, और इन दोनों को मुझे अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मुझे इन दोनों का डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है ये किस रेट से डिफ्यूज कर रहे हैं, ये किस रेट से डिफ्यूज कर रहा है और ये किस रेट से डिफ्यूज कर रहा है, उन दोनों के रेशियो। अगर उन दोनों का डिफ्यूजन का रेट को मैं चेक करूंगी, या अगर मैं कैलकुलेट करूंगी, या फिर उन्हें रिलेट करूंगी, तो कैसे रिलेशन बनता है इन दोनों गैसेस का। तो अगर यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर लोगे तो ये फॉर्मूला लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। सो राइट डाउन अंडर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो रूल क्या कहता है कि आर ए बाई आर बी, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए बाई मैम रेट ऑफ मैम डिफ्यूजन ऑफ बी। हाँ बोलो। मैम 29 भी लिख लो। हाँ करेंगे करेंगे, मैं तो पूछ पूछ के आऊंगी। मैम क्योंकि उसका आंसर तो सही है मैम, मगर कंसेप्ट गलत लगाया मैंने। हाँ ठीक है, सारा देखेंगे, सारा देखेंगे। आर ए बाई आर बी मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी जो होता है, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, मैं आपको बता देती हूँ, डेंसिटी को अगर मैं डी के फॉर्म में लूंगी तो डी बी बाई डी ए हो जाएगा। अब अगर चाहो इसे R1 बाई R2 भी लिख सकते हो, मैंने ए बी गैसेस ली है तो आर ए बाई आर बी लिखा है, एंड दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ डी बी बाई डी ए।
मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं उस तरीके से लिखूं तो आर ए प्रोपोर्शनल टू 1/√of dB। डेंसिटी ऑफ गैस बी, सॉरी that means rate of diffusion is inversely proportional to the square root of density। अगर मैं दोनों को जोड़ देती हूँ तो ये फॉर्मूला, इसको भूल जाओ अभी के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली ऐसे आते हैं ना, आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू डीबी बाई डी ए। आपको जो कंफर्टेबिलिटी है उस तरीके से लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ बी बाई मोलिकुलर मास ऑफ ए। ऊपर ए है नीचे बी है, बट मैं रूट जब निकालती हूँ ऊपर बी है नीचे ए है, इनवर्स रिलेशन दिखाता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आप प्लीज नोट डाउन करो। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं सेकंड फॉर्मूला पे चलते हैं। सेकंड फॉर्मूला पे हम ये देखते हैं कि मान लो मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया है और प्रेशर को वेरिएबल कर दिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर बट वेरिएबल प्रेशर। प्रेशर को मैंने वेरी कर दिया है और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया है, तो मेरा फॉर्मूला क्या लगता है, वही आर ए बाई आर बी ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, प्रेशर को मैंने वेरिएबल कर दिया है, तो पी ए बाई पी बी रूट ऑफ डी बी बाई डी। इसका मतलब साफ दिख रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है प्रेशर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहा है। आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू पी ए बाई पी बी इनटू डी बी बाई डी। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर है? ओके, इसे आप मान लो इक्वेशन 2 दे दो। बता रहे हैं अरे एक मिनट ये ना हाँ चलेगा, चलेगा कोई भी चलेगा। आज भी अनलिमिटेड दिखा रहा है ना, जो आपका जो टाइम टेबल है, आई मीन आपका जो सेशन है खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है ठीक है, ओके ये एक है। और अगर मैं मान लो प्रेशर को कांस्टेंट रखती हूँ और टेम्परेचर को वेरिएबल करती हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वेरिएबल टेम्परेचर, मेरा आता है आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 TA ले लेते हैं बाई TB ले लेते हैं, टेम्परेचर अगर मैं वेरिएबल कर देती हूँ, ठीक है, और इनटू DB बाई DA। इसके बदले आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, मैं ये लिखवाया नहीं आपको, बट यू राइट इट डाउन। ठीक है, ठीक है।
और इसके बदले में आप टेम्परेचर ए भी ले सकते हो। कंफर्टेबिलिटी जैसा है T1 T2 जो लेना है आप लोग, बाकी आपको बस थोड़ा सा रिलेशन देखना है कि रिलेशन डायरेक्ट जा रहा है या इनडायरेक्ट जा रहा है। ठीक है, RA by RB इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, आप डेंसिटी के बदले मोलर मास भी डाल सकते हो। चलो बात करें। ठीक है, तो कहां पे थे हम लोग? ये इक्वेशन 2 लिख दो और ये इक्वेशन 3 लिख दो। ठीक है, अच्छा तो आपने क्या क्या देखा? ये सिंपल रिलेशन आपने देखा, एक प्रेशर को चेंज करा, टेम्परेचर को चेंज करा, रिलेशन आपने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ से कॉपिया आपको दिया जाता है, जितना भी सारा करवा देती हूँ। अच्छा, दूसरा क्या होता है, एक वॉल्यूम और टाइम के साथ भी इसका रिलेशन दिया जाता है कि किस तरीके से हम रिलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये अगर आपने लिख दिया तो मैं सेटअप करूंगी और आगे चलेंगे। यस, अब मुझे बताओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपको। अगर मैं सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर को ले लेती हूँ और CO गैस एंड N2 गैस का डिफ्यूजन रेट निकालती हूँ, तो इन दोनों का डिफ्यूजन रेट सेम होगा या अलग अलग हो जाएगा? अगर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो, अगर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर अगर है तो अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालती हूँ तो उनका रेशियो क्या बनने वाला है? सिमिलर रेट ऑफ डिफ्यूजन दिखाएंगे या डिसिमिलर दिखाएंगे? डिसिमिलर दिखाएंगे तो क्या डिसिमिलर दिखाएंगे? यस, दो गैस मैंने लिए हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, और मैं आपको ये पूछा गया है कि दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन का यस जैने बोल रहा है N2 का ज्यादा होगा। कितने जने सही हो? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं ये पूछ रही हूँ, मुझे सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर दिया गया है, सेम कंडीशन मैं कैलकुलेट कर रही हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2। जस्ट क्या हुआ? क्या हुआ कि क्या N2 हुआ? का कोई क्यों नहीं? N2 का तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अरे बच्चे क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? खाली जेने बोल रहा है। बताओ मुझे रेट ऑफ डिफ्यूजन, मैंने आपको सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर दे दिया है और आपको पूछा गया है इन दोनों का रेशियो क्या होगा, CO और N2 का। क्या हुआ ओजस? सेम होगा। हाँ जी मैम। हाँ 1:1 होगा। यस मैम। मोलर मास मैम क्या निकाल दो। आपको पता है मोलर मास का रेशियो, मोलर मास का रेशियो का रूट निकालना है आपको, और इन दोनों के मोलर मास सेम है या डिफरेंट है? यस मैम 28 आ रहा है। मेरा सी होगा, गलती से 30 कैलकुलेशन मिस्टेक। इसका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है जैने, थोड़ा सा तुम्हारा मैं कैलकुलेशन सिली मिस्टेक कर देते हो। ओके, तो सेम होगा।
आपको मैं कहूंगी हाइड्रोजन गैस और हीलियम ले लूंगी मैं, प्लीज प्लीज। अब नहीं उस टाइम में तो डिफरेंट हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। आप ऐसे कोई भी अगर देते हैं तो आप एक बार चेक कर सकते हो कि अगर इक्वल मॉलिक्यूलर मासेस है इक्वल हो जाएगा। काफी सारे से आपको एग्जांपल मिल सकते हैं जिसमें कि सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस वाला आपको लेना पड़ेगा। ओके अच्छा, तो ये तो छोटा सा एग्जांपल था, तो ये मैंने लिख दिया है सबका रिलेशन, ये नोट डाउन करो, फिर मैं आपको दूसरे कुछ में लेके जाती हूँ, दूसरा फॉर्मूला। या हो गया है तो मैं रब करूंगी इसे। ठीक है चलते हैं, अब हम चलते हैं ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा दूसरा वाला पोर्शन इसका देख लेते हैं। अच्छा, अब आपको पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन? वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम v बाय t। रेट का मतलब जैसे आप रेट निकालते हो कि यहाँ पे गैस डिफ्यूज हो रहा है, तो कौन से रेट से कितना वॉल्यूम का गैस जो है वो डिफ्यूज हो रहा है पर सेकेंड पर मिनट, उसको हम रेट ऑफ डिफ्यूजन कहेंगे v बाई टी। ठीक है, तो अगर मैं दो गैसेस ले लेती हूँ तो RA बाई RB जो है इस TA डिवाइड बाई VB बाई TB कर सकती हूँ। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना हो जाएगा? VA बाई TA, वॉल्यूम बाई टाइम, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाई टाइम। दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज वॉल्यूम बाई टाइम एंड दिस इज वॉल्यूम बाई टाइम। क्लियर है? एंड दिस इज इक्वल टू, आप ले सकते हो अगर मैं सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर लेती हूँ, P और T को कांस्टेंट रखती हूँ, ध्यान रहे ये बहुत जरूरी है, तो मेरा क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ dB बाई dA जैसे आपने पहले लिखा था, एंड दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ mB बाई ma। चाहे आपको जो मिला है आप उस तरीके से डाउट लिख सकते हो उसे। ठीक है, ये है वॉल्यूम और टाइम के साथ भी रिलेशन यहाँ पे आ चुका है, बट एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये लागू हो जाएगा। अगर इन बिटवीन फिर प्रेशर को वेरी करूंगी, टेम्परेचर को वेरी करूंगी, तो अभी जो फॉर्मूला आपको इससे पहले मैंने बताया था वो सारे लागू कर देना, इसमें अप्लाई कर देना। तो दो गैस को मैं डिफ्यूज कर रही हूँ A एंड B को, मान लो टाइम को मैं सेम ले लेती हूँ दोनों के लिए, मैं 10 सेकंड में डिफ्यूजन रेट देखना चाहती, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ वो देखना चाहती हूँ। A और B दो गैसेस हैं, सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर मैंने ले लिया है, और मैं ये मुझे चेक करना है कि 10 सेकंड में A का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा और B का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा। जैसे ही मैंने 10 सेकंड बोल दिया, टाइम जो है ये कांस्टेंट हो गया, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे टाइम फैक्टर कट जाएगा। अगर टाइम कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टाइम, अगर मैं टाइम को कांस्टेंट रखती हूँ तो टाइम कट जाएगा, ये भी 10 है ये भी 10 है, कट हो जाएगा, ये भी 5 है ये भी 5 है, कट हो जाएगा, और रिलेशन क्या बनेगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन दिस इज इक्वल टू VA बाई VB हो जाएगा सिंपली। दिस इज इक्वल टू अगेन द सेम कंसेप्ट यू कैन राइट हियर, दिस इज इक्वल टू, इसमें आप और एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो मैं आपको अभी बता देती हूँ, हो सकता है आगे कहीं पे यूज भी हो जाए। और दिस इज इक्वल टू N1 NA by NB, and what is NA and NB? Number of moles of gas A by number of moles of gas B at STP मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे ये लागू होगा फॉर्मूला। ठीक है, अगर टेम्परेचर प्रेशर को मैं कांस्टेंट रख दूंगी और टाइम को भी कांस्टेंट रख दूंगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों का जो हो जाएगा वो VA बाई VB हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ दिस हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू एवोगाड्रो लॉ। व्हाट डज एवोगाड्रो लॉ से, क्या कहता है एवोगाड्रो लॉ?
कि वॉल्यूम एट सिमिलर कंसेप्ट टेंपरेचर प्रेशर, वॉल्यूम इज रिलेटेड प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो आप इस तरीके से भी V by V NA by MD करके भी निकाल सकते हो। जो आपको मिला हुआ है उस इतने सारे इक्वल टू बीच में दिया है, जो चाहिए उसको रिलेट करो। क्लियर? इसके अलावा आपको क्या देंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन में? सारे रिलेशंस दे दिया है, जो आएगा आप उसी से रिलेट कर सकते हो। इसका मतलब आपको साफ दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अगर जिसका मोलिकुलर मास कम होगा या फिर लाइटर गैसेस जो होंगे उनका डिफ्यूजन रेट फास्टर हो जाएगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे ये रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ मोलिकुलर मास का इनवर्स रिलेशन है। अगर लाइटर गैसेस है तो वो जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा, अगर हेवियर गैसेस है तो वो लेट डिफ्यूज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यस तो ये मैम। सारे रिलेशंस, अभी आपको जो रिलेशंस मैंने इससे पहले भी दिए हैं और ये सारे रिलेशंस आप प्लीज नोट डाउन कर लो। ये आपको वहां पे मैंने मेरे ख्याल से 1 2 3 दिया था ना, 4 है और ये 5 है। है 10 मिलीलीटर ए को भी और 10 मिलीलीटर बी को भी मैंने डिफ्यूज कराना है। कितने हम आपकी वीडियो पॉज होगी लग रहा है। कट कर दिया। अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दूंगी, मुझे 10 मिलीलीटर ऑफ ए एंड 10 मिलीलीटर ऑफ बी को सिमिलर कंडीशंस पे डिफ्यूज कराना है। ए के लिए कितना टाइम लगेगा और बी के लिए कितना टाइम लगेगा, कैसे यहाँ से रेशियो निकालना है आपको। उसमें आपको वॉल्यूम को इक्वल कर देना है, VA इज इक्वल टू VB कर दोगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है। एंड एट कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम तो हमें क्या कौन सा फॉर्मूला डालना है? RA by RB इज इक्वल टू, वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट रखा, कट हो जाएगा, ये हो जाएगा TB by TA, उल्टा हो जाएगा। मतलब टाइम का भी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। इनवर्स इनवर्स साफ दिख रहा है, इनवर्स डायरेक्टली पूरा एकदम 100% इनवर्स है, कोई स्क्वायर रूट भी मैम नहीं, आपकी जस्ट वीडियो इनवर्स। पॉज हो रही है बीच बीच में। देख लो बाकी बच्चे, देख लो देख लो देख लो देख लो। ठीक है, मैम बिल्कुल ठीक आ रही। ठीक है, ये हो सकता है कई बार किसी किसी का भी नेटवर्क इशू होता है तो हो सकता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। और फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कौन से क्वेश्चन चैप्टर के साथ कौन से चैप्टर को रिलेट करके दिया जाएगा, आप भी वहीं पे जाके ही पता करो। तो कंसेप्ट वाइज 100% क्लियर हो जाओ आप। मैम ये फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर फिर मोस्टली भी इजी क्वेश्चन लगता है मैम, इसके 2-3 फॉर्मूले याद कर लो उससे बाकी सारे आ जाते हैं। हाँ, बट वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि फॉर्मूला यूज कहाँ पे करोगे। ये तो ठीक है, हम फॉर्मूला भी इसका ठीक ठाक फॉर्मूला होता है, आप अगर यूज कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको आप सॉल्व कर लोगे न्यूमेरिकल। बट कई बार ऐसा होता है कि कौन सा यूज करें, ये थोड़ा ये प्रैक्टिस से बनेगा, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6। आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ मोल कंसेप्ट जोड़ देगा, क्वेश्चन आएगा। इक्विलिब्रियम के साथ मोल कंसेप्ट आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ आपको थर्मो दे देंगे जोड़ के, तो ऐसे यूजुअली आता है इसमें। रिडॉक्स के साथ मोल कंसेप्ट का यूज हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चंस, या फिर आपको सॉलिड चैप्टर के साथ, सॉलिड आपने पढ़ लिया है 12th के बच्चे, सॉलिड के साथ मोल कंसेप्ट डाल देंगे। तो ऐसे, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बेस क्लियर कर दो पूरा। जैसे कुछ भी देंगे ना तो रिलेट कर पाओगे जैसे चीजों को पूरा। और यहाँ पे कोई चैप्टर छोटा कोई चैप्टर बड़ा नहीं होता है, हर एक चीज को हमें पढ़ना पड़ता है।
सो दिस इज द ऑल फॉर्मूले ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। आप प्लीज इसे नोट डाउन करो अभी, ठीक है, और आप अभी चेक करो कि इसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चंस अभी आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। मैम मैंने मगर अलग अलग किया था कि मैम जैसे टेम्परेचर का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है और वॉल्यूम का ऐसे। क्या के कौन सा? मैम जैसे आपने तो मैम डिवाइड करवा के करवाया ना। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं सुनो, इसका मतलब क्या है, इससे साफ दिख रहा है ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही है इसमें। निकाल सकते हो बस। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस तरीके से तुम डायरेक्टली कर दोगे। जब मैं इसके एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं ये मैं क्यों बता रही हूँ ऐसा वाला, कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूजुअली ऐसे रेशियोस टाइप का ही आता है, 2-3 गैसेस दे देंगे, आप बताओ। तो ये अगर आपको याद है तो फटाफट आ ठीक है। मैम और वो अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस भी तो मैम एंट्रेंस का ही पार्ट है ना। बट मैंने आपको कराया तो था 3/2 RT, याद करो मैंने 3/2 RT लिखवाया है सीबीएसई में भी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT मैंने सीबीएसई में ही करा दिया था आपको। आई होप कि मैंने लिखवाया है, मुझे लग रहा है कि मैंने लिखवाया, देख लेना एक बार सीबीएसई में। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, ये प्रॉपर आपको करवाया गया है। मुझे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में कुछ देखना पड़ेगा, आपको करवाया है कि नहीं। मैम 27th का सी नहीं हो? जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा देख लेती हूँ अभी। हाँ, किस क्वेश्चन में अभी, अच्छा 25 डन है अभी, 25 तो हो जाएगा, ठीक है। 25 में वही बोला गया है। बस यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने आर भी डाला ना, यहाँ पे इसने डीएडीबी डाला है, डिफ्यूजन को डीएडीबी डाला, रेट ऑफ डिफ्यूजन को, और यहाँ पे मैंने डेंसिटी को डी के फॉर्म में डाला है, और यहाँ पे इसने रो के फॉर्म में डाला है, रो ए रो बी डाला। सिंपल है और कुछ नहीं है डिफरेंस। आई थिंक आप कर लोगे इसे, थोड़ा घर में अच्छे से रिलेट कर लेना। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 27 डन है। 27 मैम इसका सी होएगा मैम, क्योंकि √64 √32 और √16 नहीं, था। मैं सुनो सुनो, मैं यही बोल रही हूँ कि ये बुक का आंसर मैंने आपको लिखवाया है, हो सकता है गलत हो सकता है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, एक बार किसी ने करा है, मोदी तुमने सॉल्व करा है ये 27, देखना। यस मैम, ए आ रहा था मेरा। ए आ रहा था, हाँ बहुत अच्छा है, फिर क्या दिक्कत है। अरे उल्टा करो ना, इनवर्स रिलेशन में आपने सीधा सीधा रेशियो निकाल दिया क्या? इनवर्स रिलेशन, जस्ट अ मिनट, ये इनवर्स रिलेशन होता है ना, इसको मैं रब करूँ क्या, ये वाला अगर आपने लिख दिया हाँ, है। मैंने निकाल के उल्टा नहीं करा था उसको बस। हाँ, तुमने उल्टा जोड़ दिया है उसको। मेरे को अच्छा पता ये मैम, मेरे को पता भी है वो इनवर्स रिलेशन हो। क्या करना है आपको इसमें, आपको दिया है रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 O2 एंड CH4, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन मैम ये ऑफ वाला हो गया है SO2 क्लियर। हो गया, O2 यस मैम। R ऑफ CH4, ठीक है। इन तीनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, इसका पहले मोलिकुलर मास ऊपर आएगा, उसके बाद इसका आ जाएगा मोलिकुलर मास या डेंसिटी दिया है, हाँ, और RSO2। चलो हम इसे सॉल्व कर लो। इनवर्स रिलेशन होता है, जिस तरीके से आप जाओगे उस तरीके से सॉल्व करना, आपको उल्टा लेना है। एंड आई थिंक यू विल गेट दिस, देखना एक बार। गॉट इट? 16 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई 64 करो, रूट निकाल दो सीधा। यस मैम आ गया। So this is equal to root of 16 divided by root of 32 divided by, या फिर आप डायरेक्टली इसे सॉल्व भी कर सकते हो, रूट ऑफ SO2 is 64, सॉल्व कर लो एंड ये आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है कि देखना एक बार, आ जाएगा मेरे ख्याल से ये ऑप्शन आपका आ रहा है 1:√2:2 आ रहा है 100%, 1:√2:2 आ जाएगा, देख लो, ठीक है।
अच्छा, अब हम चलते हुए क्वेश्चन नंबर, ये आपको मैंने बता दिया है, तीनों गैसेस का यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन बताया गया है और सीधा मॉलिक्यूलर मास का उल्टा रिलेशन ले लेना, इनवर्स ले लेना। क्वेश्चन नंबर 28 भी इजी है, ओरल क्वेश्चन है 28, इज इट? मैम मैंने तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/64 ऐसे करके कर लिया था, तो मैम मेरा गलत ही हो गया ये। जस्ट बच्चे, हाँ एक मिनट बच्चे, एक मिनट, हाँ अभी मैं आ रही हूँ।